हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था जीव विज्ञान क्या होते हैं। जीव विज्ञान के दो भाग देखे थे, बॉटनी, जूलॉजी और जीवों के लक्षण देखे थे। आज उन्हीं लक्षणों को एक एक अपन विस्तार से समझेंगे। ठीक है, उसमें से सबसे पहला लक्षण आता है वृद्धि यानी ग्रोथ। क्या होता है वृद्धि? सबसे पहले क्या आता है? वृद्धि। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, अब देखो वृद्धि में दो चीजें आती है, एक तो संख्या में बढ़ोतरी और एक भार में बढ़ोतरी। अगर किसी जीव की संख्या बढ़ रही है तो वो वृद्धि है, अगर किसी जीव का भार बढ़ रहा है तो भी वो वृद्धि है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो जीवों की जो संख्या में बढ़ोतरी और भार में बढ़ोतरी जीवों का द्वियुग्मी अभिलक्षण है। ठीक है, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसका वजन 2 kg 3 kg होता है, जब वो बड़ा होता है तो 70 kg होता है। तो ये वजन बढ़ा यानी भार बढ़ा, तो ये कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ा है। कोशिकाओं का विभाजन होता गया होता गया होता गया। ठीक है, अब देखो जो पादपों में जो वृद्धि होती है, जो पादपों में वृद्धि होती है वो के उनके पूरे जीवन पर वृद्धि होती रहती है, यानी जीवन पर्यंत बढ़ोतरी करते रहते हैं। पूरे जीवन भर उनमें कोशिका विभाजन होता रहता है पादपों में। यानी पादपों में जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? जीवन पर्यंत, मतलब पूरे उनके पूरे जीवन काल तक वृद्धि होती रहती है। लेकिन जो जंतुओं में होता है, तो जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित सीमा आयु तक ही होती है। निश्चित आयु सीमा तक होती है। देखो वापस देखो, पादपों में जो वृद्धि होती है पूरे जीवन भर होती है। ठीक है, और जो जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित आयु सीमा तक ही होती है, उसके बाद में वृद्धि नहीं होती है। तो क्या उसके बाद में कोशिका विभाजन नहीं होता है? नहीं, कोशिका विभाजन होता है लेकिन विशिष्ट ऊतकों में होता है। जैसे हमारी रक्त कोशिका है तो वो तो 120 दिन में चेंज होगी, तो उनमें कोशिका विभाजन होता रहता है। और जैसे यहाँ कोई कट लगा तो वो घाव तो भरेगा ही, तो यहाँ कोशिका विभाजन होगा। तो जंतुओं में जो कोशिका विभाजन जहाँ जरूरत होती है वहीं होता रहता है। ठीक है, और जो पादपों में जो कोशिका विभाजन है वो होता रहता है, पूरे जीवन भर होता रहता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो जंतुओं में जो कोशिका विभाजन है वो विशिष्ट ऊतकों में केवल होता है, एक निश्चित सीमा आयु के बाद में विशिष्ट ऊतकों में ही होता है। आई बात समझ में? तो आप देखो वृद्धि पढ़ रहे थे, वृद्धि में दो चीजों की बढ़ोतरी होती है, एक तो संख्या की और एक भार की। पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है और जो जंतुओं में वृद्धि है वो निश्चित सीमा आयु तक ही होती रहती है। ठीक है, और विशिष्ट ऊतकों में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, अब देखो आगे। जितने भी बहुकोशिक जीव है यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, कोई भी, जितने भी बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय कौन कौन से? मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, और एक कोशिकीय जैसे अमीबा हो गया। ठीक है, तो जो बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव है वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। तो एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव है वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जो जीव है वो वृद्धि कैसे करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है, अब देखो हमने अगर जैसे हम बाहर में वृद्धि को वृद्धि मानते हैं। ठीक है, एक सेकंड ना, देखो बाहर में वृद्धि को वृद्धि मानते हैं
तो बाहर में वृद्धि तो पहाड़ों के भी होती है, रेत के टीलों के भी होती है। तो क्या वो जीव है? नहीं, वो जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो बाहर में वृद्धि है वो बाहरी वृद्धि है, यानी उनके सतह के बाहर होती है, और जो जीवों में वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है। देखो इधर देखो, देखो जैसे बाहर में वृद्धि किनके किनके होती है? पहाड़ों की। रेत की टीले, देखो पहाड़, जैसे कि ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, तो इनके ऊपर वो पेड़ पौधे भी बड़े होंगे, तो इनके बाहर में बढ़ोतरी हो रही है। अब रेत का टीला, जैसे कि ये देखो, ये जैसे रेत का टीला है, ठीक है, तो यहाँ से हवा आएगी, तो हवा आएगी तो ये जो रेत है वो उड़ के दूसरी जगह जाएगी, तो यहाँ भी रेत का टीला निर्माण होगा, तो इनके बाहर में भी तो बढ़ोतरी हो रही है। आई बात समझ में? तो बाहर में बढ़ोतरी पहाड़ों के भी होती है, रेत के टीलों के भी होती है, लेकिन ये जो बढ़ोतरी है वो क्या है? सतही है, सतही बाहर की वृद्धि, या फिर कह सकते हो बाहरी। रेत के टीलों में और इनमें क्या होती है? बाहरी वृद्धि होती है, ठीक है, और जो जीवों में होती है वो क्या होती है? आंतरिक वृद्धि। तो जो वृद्धि है वो जीवों का लक्षण तो है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, विशिष्ट लक्षण वे होते हैं जो केवल जीवों में होते हैं। तो इनमें तो पहाड़ों में भी वृद्धि हो रही है बाहर में, तो मतलब निर्जीवों में भी हो रही है। तो जो वृद्धि है वो जीवों का लक्षण है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। यहाँ अपन नीचे लिख सकते हैं, वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे, वो जो पहाड़ होते हैं इनमें भी वृद्धि होती है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं जनन। दूसरा क्या है? जनन यानी रिप्रोडक्शन। देखो जनन क्या होता है? जनन, सभी जीव जनन करते हैं। देखो जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। देखो जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? लैंगिक जनन, और दूसरा है अलैंगिक जनन। देखो अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर समझते हैं। लैंगिक जनन वो जनन होता है जिसमें दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि नर और मादा, ये दोनों अपने अपने युग्म बनाएंगे, और उन युग्मों को से मिलकर युग्मनज बनेगा, यानी जाइगोट बनेगा, और उससे फिर क्या होगा? जीव का निर्माण होगा, ठीक है। और इनमें क्या होता है? केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, या तो नर या फिर मादा, दोनों जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक, ठीक है। अब जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। अपने समान संतान उत्पन्न करना, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट इसी में, जो जनन है इसी में पॉइंट लिखते हैं कि जो कवक होती है वो लाखों अलैंगिक बीजाणुओं से जनन करते हैं। जैसे कवक में क्या होता है? जैसे ये कवक है,
ठीक है। तो इसमें क्या है, लाखों अलग बीजाणु बनेंगे। इसमें क्या बीजाणु बनेंगे, अलैंगिक बीजाणु। और ये जहां जहां भी बीजाणु जाएंगे ना, जहां जहां वहां नया जीव बनेगा। इन बीजाणु से नया जीव बनेगा। तो कवक में क्या होता है, बीजाणु से जनन होता है। ये बीजाणु अलैंगिक होते हैं, ठीक है। यानी कवक में लाखों अलैंगिक बीजाणु से जनन होता है, ठीक है। अब देखो यीस्ट और हाइड्रा होता है, उनमें देखते हैं। जो यीस्ट और हाइड्रा होते हैं ये मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। अब मुकुलन क्या होता है, देखो यीस्ट और हाइड्रा किससे जनन करते हैं, मुकुलन द्वारा। अब मुकुलन देखो, जैसे ये कोई जीव है, जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रा है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें एक मुकुल का निर्माण होगा, देखो इस तरीके से। ये क्या है, मुकुल। और आगे और देखो, अब इस मुकुल, ये जो मुकुल है ये बड़ा होगा और इससे नया जीव बनेगा, ठीक है। और ये जीव जो पहले से था वो ये जीव है, मतलब नया हाइड्रा बना। तो यीस्ट और हाइड्रा है वो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। और मुकुलन क्या होता है कि मुकुल, सबसे पहले मुकुल का निर्माण होता है और जो मुकुल है वो अलग होती है और उससे फिर नया जीव बनता है, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो एक और प्लेनेरिया को समझते हैं। प्लेनेरिया यानी छपटाक्रमी। देखो प्लेनेरिया में क्या होता है, ये क्या है, वास्तविक पुनर्जनन करता है प्लेनेरिया। कैसे, वो देखो, जैसे ये प्लेनेरिया है, ठीक है। ये क्या है, प्लेनेरिया, ठीक है, छपटाक्रमी। अब जैसे मान लो मैंने ये यहाँ से कट लगाया और यहाँ से कट लगाया, तो ये पूरा प्लेनेरिया बनेगा, ये पूरा नया जीव बना। और यहाँ जैसे इसमें क्या होता है कि जो भी अंग विघटित होता है वो अंग वापस निर्माण होता है, उस अंग का वापस निर्माण होता है। जैसे इस अंग को निचला शरीर नहीं है तो ये निचला शरीर बना, और ये जो बीच वाला शरीर है उसके ऊपर का और नीचे का ऑटोमेटिक बनेगा। जैसे चिपकली में होता है, तो चिपकली में क्या होता है, उसकी जो पूंछ होती है उसको अगर वो टूट जाए तो वो पूंछ वापस आती है। तो इसी को बोलते हैं वास्तविक पुनर्जनन। जो टूटा हुआ भाग है या जो विखंडित भाग है वो वापस नया बनता है। तो प्लेनेरिया, जो एक प्लेनेरिया है चपटाक्रमी, इसी में भी ऐसा ही होता है। उसके कितने भी भाग कर ले, वो जो भाग है वो नया जीव बनाएगा, पूरा अपने पूरे अंग वापस बनाएगा। इसी को बोलते हैं वास्तविक पुनर्जनन। इससे फिर वापस अलग बनेगा, इससे फिर वापस अलग बनेगा। तो इसमें जो जनन होता है किससे होता है, वास्तविक पुनर्जनन से। वास्तविक पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, या ये जो क्वेश्चन यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है कि वास्तविक पुनर्जनन की असीम क्षमता किसमें पाई जाती है, यानी पुनर्जनन की असीम क्षमता किसमें पाई जाती है, तो प्लेनेरिया। इसका आंसर, ये जो प्लेनेरिया है ये आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब और समझते हैं। देखो जैसे जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, या फिर ऐसे माता पिता या ऐसे अनुर्वर मानव युगल जो जनन नहीं कर सकते, या फिर खच्चर गधा वो जनन नहीं करते, तो क्या वे जीव नहीं है। देखो
अनुकूल मानव युग और देखो जो खच्चर गधा होता है, यानी जो घोड़े और गधे का जब मीटिंग कराया जाता है, जो उससे जो जीव बनता है उसे खच्चर गधा कहते हैं। ये जनन नहीं करता है। और ऐसे भी बहुत सारे मानव होते हैं जो मतलब जनन नहीं कर सकते, जैसे कि उनमें वो क्या है, बंदी होते हैं तो वो जनन नहीं करते। और जो श्रमिक मधुमक्खी है ये भी जनन नहीं करती। जो मादा मधुमक्खी और जो नर ड्रोन होते हैं वो जनन करते हैं, और जो श्रमिक मधुमक्खी होती है ये जनन नहीं करती। तो क्या ये जीव नहीं है? जीव तो है। ये सजीव तो है, मतलब जो जनन है वो सजीवों का लक्षण तो है। जो जनन है वो सजीवों का लक्षण तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खच्चर हो गया। ये दोनों तीनों उदाहरण है। तो जो जनन है वो जनन है, ये जीवों का लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव भी है जो जनन नहीं करते। तो जनन भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। आई बात समझ में? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? वृद्धि यानी ग्रोथ। वृद्धि क्या होती है? भार में और संख्या में बढ़ोतरी। वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि रेत की टीले, पहाड़, इनमें भी वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है। दूसरा पढ़ा जनन। जनन सजीवों का लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी जीव है जैसे बंदी, ये मानव युगल हो गए, श्रमिक मधुमक्खी हो गई, और ये और क्या बताया हमने? खच्चर गधा हो गया। ये जनन नहीं करते लेकिन ये जीव है। तो जनन भी सजीवों का लक्षण है लेकिन विशेष लक्षण नहीं है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।